अस्सलाम स्टूडेंट। आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे एमएस एक्सेल के इम्पोर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन। प्रीवियस पार्ट वन में भी हमने एमएस एक्सेल के इम्पोर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन को डिस्कस किया था। ये शॉर्ट क्वेश्चन डाटा एंट्री के इंटरव्यूज़ के लिए भी काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट होते हैं, तो अगर आपने पार्ट फर्स्ट नहीं देखा तो लास्ट में पार्ट फर्स्ट को भी देखें। तो हम चलते हैं अपने शॉर्ट क्वेश्चंस की तरफ, जो कि है व्हाट आर दी फंक्शन इन एमएस एक्सेल। एमएस एक्सेल के अंदर फंक्शंस क्या होते हैं। अ फंक्शन इज बिल्ट इन फार्मूला इन एक्सेल। फंक्शंस एक्सेल के अंदर एक बिल्ट इन फार्मूलाज होते हैं। बिल्ट इन फार्मूलाज का क्या मतलब होता है? प्री डिफाइंड फार्मूलाज, ऐसे फार्मूला जो आपको बने बनाए दे दिए जाते हैं, इनको हम फंक्शंस कहते हैं एक्सेल के अंदर। एक्सेल प्रोवाइड डिफरेंट टाइप्स ऑफ फंक्शन फॉर डिफरेंट कैलकुलेशन। एक्सेल हमें डिफरेंट टाइप के फंक्शंस प्रोवाइड करता है डिफरेंट कैलकुलेशंस के लिए। फंक्शन प्रोवाइड्स मोर एफिशिएंट एंड क्विक वे ऑफ परफॉर्मिंग कैलकुलेशन। फंक्शन से हम बहुत अच्छे तरीके से और क्विक मेथड से जल्दी से अपनी कैलकुलेशंस परफॉर्म कर लेते हैं। फार्मूला क्योंकि हमें खुद बनाना पड़ता है तो हमें कुछ टाइम लगता है, और फंक्शन पहले से ही बने बनाए हमें मिल जाते हैं, इसलिए हमारा काम क्विक वे से हो जाता है। लिस्ट एनी फाइव फंक्शन ऑफ स्प्रेडशीट्स, या लिस्ट एनी फाइव बिल्ट इन फंक्शन ऑफ एमएस एक्सेल। एमएस एक्सेल के 5 इंपॉर्टेंट फंक्शंस बताएं। वैसे तो और भी बहुत से फंक्शंस हैं, लेकिन यहाँ पर 5 फंक्शंस का कहा गया है। तो हमारे पास आता है सम फंक्शन को हम यूज करते हैं वैल्यूज का टोटल या ऐड करने के लिए वैल्यूज को। फिर है एवरेज फंक्शन इज यूज टू कैलकुलेट द एवरेज ऑफ द नंबर्स। नंबर्स का एवरेज को कैलकुलेट करने के लिए एवरेज फंक्शन यूज किया जाता है। फिर है मैक्स फंक्शन टू गेट दी मैक्सिमम वैल्यू फ्रॉम डिफरेंट नंबर्स। अगर हमारे पास डिफरेंट नंबर्स हैं और हमने जो सबसे बड़ी वैल्यू है उसको गेट करना है, तो हम इसको मैक्स फंक्शन से गेट कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास मिनिमम फंक्शन, मिन फंक्शन जिसे हम कहते हैं। अगर हमारे पास कोई डिफरेंट नंबर है, उनमें से सबसे कम वाला नंबर हमने गेट करना है, यानी मिनिमम नंबर गेट करना है, तो हम मिन फंक्शन को यूज करेंगे। फिर है सॉर्ट फंक्शन। सॉर्ट फंक्शन हम यूज करते हैं अपने कंटेंट्स को सेल के सेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में डिस्प्ले कराने के लिए। फिर है हमारे पास टू डे फंक्शन। टू डे फंक्शन हम करंट डेट की वैल्यू को रिटर्न करने के लिए यूज करते हैं। तो स्टूडेंट, ये हमारे पास डिफरेंट फंक्शंस हैं जो कि हम एमएस एक्सेल में यूज करते हैं। अब हम इन फंक्शंस को देखते हैं डिटेल के साथ कि किस तरह हम इन फंक्शंस को एक्सेल के अंदर लगा सकते हैं। तो राइट फंक्शंस, फंक्शन लिखें जो टोटल करे सेल B3 एंड थ्रू सेल B10। देखें क्वेश्चन के अंदर आपको मालूम है कि उन्होंने आपको टोटल करने को कहा है और सेल का एड्रेस दिया हुआ है B3 से B10। तो हम इसका फंक्शन कैसे लिखेंगे? इक्वल साइन से स्टार्ट करेंगे। सम हमारे फंक्शन है जो हम यूज करते हैं टोटल करने के लिए या ऐड करने के लिए वैल्यूज को। सेल रेंज हमें गिवन है, देखें B3 हमें गिवन है तो B3 यहाँ पर आएगा, और कॉलन के बाद हम B10 लिख देंगे क्योंकि हम यहाँ पे रेंज डिफाइन कर रहे हैं सेल्स की, कि B3 से लेके B10 तक जितने भी सेल्स हैं उनके अंदर जितनी भी वैल्यूज हैं उनका सम कर दें। तो ये हमारा फंक्शन जो है वो लग जाएगा एक्सेल के अंदर। इसी तरह आपको कहा जा सकता है कि A3 से लेकर A10 तक की वैल्यूज को सम करें, तो आप यहाँ पर A3 कॉलन A10 लिख देंगे। इसी तरह कुछ क्वेश्चन में A1 A5 कहीं पर A3 A10 आ जाता है, तो ये सेल एड्रेस चेंज हो सकते हैं, लेकिन फंक्शन ऐड कराने के लिए वैल्यूज को हम जो फंक्शन यूज करेंगे वो सम का ही होगा। जैसे आप डायग्राम में देख सकते हैं कि हमारे पास यहाँ पे कुछ वैल्यूज हैं जो कि B3 से B10 तक हैं। अब हमने इनको सम करवाना है, तो मैंने D2 में जाकर जो है फंक्शन लिखा इक्वल सम ब्रैकेट B3 कॉलन B10। ये मैंने रेंज डिफाइन कर दी है जो कि मुझे यहाँ पे क्वेश्चन में गिवन थी। तो इस तरह आप रेंज डिफाइन करेंगे फंक्शंस के अंदर जो आपको क्वेश्चन में गिवन होगी। अगर मैं आपसे कहूं कि ये फंक्शन आप फार्मूला में कैसे लिख सकते थे, या फार्मूला में इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व कर सकते थे, तो आप फार्मूला में इसको ऐसे करते इक्वल टू B3 प्लस B4 B5 B6 प्लस B7 प्लस B8 B9 प्लस 10। तो ये फार्मूला के अंदर हम जब वैल्यूज को ऐड करते हैं तो इस तरह लिखते हैं, और फंक्शन के अंदर जब हम वैल्यूज को ऐड करते हैं तो हम इस तरह लिखते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास राइट अ फंक्शन टू कैलकुलेट द मैक्सिमम वैल्यू फ्रॉम A1 टू A5। A1 से लेके A5 तक फंक्शंस की मैक्सिमम वैल्यू जो है वो कैलकुलेट करें। द मैक्सिमम फंक्शन इज यूज टू गेट द मैक्सिमम वैल्यू फ्रॉम डिफरेंट नंबर। जो मैक्सिमम फंक्शन है वो हम यूज करते हैं वैल्यूज, अगर हमें डिफरेंट नंबर्स दिए गए हैं उनमें मैक्सिमम
वैल्यू कैलकुलेट करने की, यानी सबसे बड़ा नंबर अगर हमने मालूम करना है और हमारे पास डिफरेंट नंबर्स हैं तो मैक्स फंक्शन को हम यूज करेंगे। अब यहाँ पे हम इक्वल का सिंबल यूज करेंगे। जैसा कि हमें पता है एक्सेल के अंदर फार्मूला लिखना हो या फंक्शन यूज करना हो, हम इक्वल साइन से ही स्टार्ट करेंगे और फिर हम मैक्स का फंक्शन लिखेंगे MAX, और फिर ब्रैकेट के बाद जो सेल रेंज हमें यहाँ पर डिफाइन की गई है, देखें A1 to A5, तो हम यहाँ पे वो सेल रेंज डिफाइन कर देंगे A1:A5। हमने प्रीवियस लेक्चर में डिफाइन किया हुआ है कि सेल रेंज हम किसको कहते हैं। अब जैसे यहाँ पर देखें कि मेरे पास एक कुछ नंबर्स हैं 10 20 30 40 78, मैंने इन नंबर्स में से मैक्सिमम नंबर गेट करना है। तो इसके लिए मैं फार्मूला फंक्शन लिखूंगी इक्वल मैक्स ब्रैकेट A1:A5। तो जैसे ही मैं एंटर प्रेस करूंगी तो आप देखें मुझे यहाँ पर 78 लिखा नजर आ रहा है, जो कि इन नंबर्स का सबसे बड़ा नंबर है 78, जो कि हमें इस फंक्शन की वजह से नजर आया इक्वल टू मैक्स A1:A5। तो मैक्सिमम नंबर के लिए हम यहाँ पे मैक्स का फार्मूला फंक्शन यूज करेंगे। नेक्स्ट है हमारे पास राइट अ फंक्शन टू कैलकुलेट द मिनिमम वैल्यू फ्रॉम A1 to A5 सेल। हम एक फंक्शन लिखें जो कि मिनिमम वैल्यू गेट करेगा। मिनिमम मिनिमम वैल्यू का क्या मतलब होता है कि हमारे पास अगर नंबर्स हैं डिफरेंट, उसमें से जो सबसे कम नंबर है वो हमें मिल जाए। इसके लिए हम लोग जो फंक्शन यूज करेंगे वो मिन का फंक्शन यूज करेंगे, इक्वल मिन, और फिर वो सेल की लोकेशन या सेल एड्रेस मेंशन कर देंगे A1:A5, जो कि हमें क्वेश्चन में मेंशन होगा। याद रखिएगा ये सेल लोकेशंस डिफरेंट भी हो सकती हैं, आपको ये क्वेश्चन देखकर यहाँ पे देखना पड़ेगा कि आपको कौन सा सेल एड्रेस यहाँ पे मेंशन है। जैसा कि डायग्राम में आप देख सकते हैं कि हमारे पास कुछ वैल्यूज हैं और हमने मिनिमम फंक्शन जो है वो मिनिमम वैल्यू मालूम करनी है। तो हम यहाँ पे फंक्शन लिखेंगे इक्वल मीन A1:A5, और जैसे ही मैं एंटर प्रेस करूंगी तो आप देखें मुझे मिनिमम वैल्यू रिटर्न हो गई 10। तो हमने फंक्शन क्या लिखा था, इक्वल मीन A1:A5। नेक्स्ट है राइट अ फंक्शन टू फाइंड द एवरेज ऑफ वैल्यू फ्रॉम सेल्फ A5 to A10। सेल A5 से A10 तक जो फंक्शन है उसकी एवरेज वैल्यू हमने रिटर्न करानी है। द फंक्शन टू कैलकुलेट द एवरेज वैल्यू ऑफ सेल रेंज। अगर हमारे पास एक सेल रेंज गिवन है, मसलन देखें यहाँ पर हमारे पास सेल रेंज क्या गिवन है, A5 से लेकर A10 तक हमारे पास सेल रेंज गिवन है और हमने एवरेज मालूम करना है। तो इसके लिए हम फार्मूला फंक्शन यूज करेंगे इक्वल टू एवरेज A5:A10। तो ये हमारे पास एक फंक्शन है, एवरेज का फंक्शन हम यूज करेंगे और उसके साथ हम सेल रेंज डिफाइन कर देंगे तो हमारे पास एवरेज आ जाएगा। जैसे आप डायग्राम में देख सकते हैं ये हमारे पास नंबर्स हैं और हमने इनका एवरेज मालूम करना है, और मैं यहाँ पे टाइप किया जैसे ही इक्वल एवरेज, तो आप देखें कि हमारे पास एक लिस्ट आ गई है। यही एक्सेल की क्वालिटी है, खूबी है कि वो हमें फंक्शंस की लिस्ट दिखा देता है और हमें इसमें से जो फंक्शन चाहिए होता है हम उस पर क्लिक कर देते हैं तो वो फंक्शन हमारे पास ऑटोमेटिकली आ जाएगा, और बस हमने सेल रेंज वहाँ पर डिफाइन करनी है। वो सेल रेंज क्या थी, A1 to A5, जो कि हमें यहाँ से मेंशन है क्वेश्चन के अंदर। और जैसे ही हम एंटर प्रेस करेंगे तो देखें हमें एक्सेल ने इस सेल रेंज का जो एवरेज है वो कर दिखा दिया है 35.6। और ये क्यों दिखाया, क्योंकि हमने एवरेज का जो फंक्शन था वो यूज़ किया है। राइट अ फंक्शन डेट रिटर्न स्केयर रूट, जो स्केयर रूट हमें बताए, जो कि सेल D7 में हमने जो भी नंबर एंटर किया है इसका स्केयर रूट कैलकुलेट कर दे, हमने इसका फंक्शन लिखना है। तो इसके फंक्शन के लिए हमारे पास एक्सेल के अंदर जो फंक्शन है वो है SQRT। हम इक्वल SQRT लिखेंगे जिसका मतलब है स्केयर रूट। तो एस आपने स्केयर रूट को ऐसे नहीं लिखना, आपने स्केयर रूट का फंक्शन जो है उसका नाम है SQRT, आप यही लिखेंगे। और फिर आपने ब्रैकेट डालकर D7 यानी वो सेल लिखना है जिस जो सेल आपको उस एड्रेस यहाँ क्वेश्चन में मेंशन होगा, वो सेल एड्रेस आप यहाँ पे मेंशन कर देंगे तो आपका एक्सेल जो है वो स्केयर रूट कैलकुलेट कर लेगा। जैसा कि देखें यहाँ पर मैंने लिखा इक्वल SQRT स्केयर रूट D7 के अंदर जो वैल्यू है उसका स्केयर रूट हमने मालूम करना है। ये मैंने फंक्शन टाइप किया और जैसे ही मैंने एंटर प्रेस किया तो देखें कि जो D7 के अंदर वैल्यू थी उसका स्केयर रूट एक्सेल ने हमें कैलकुलेट कर दे दिया है। तो स्केयर रूट मालूम करने के लिए जो हमारे पास फंक्शन है वो है इक्वल SQRT, और ब्रैकेट के अंदर आप क्या लिखेंगे, सेल का एड्रेस।
नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, नेम ऑफ द टू चार्ट यूजेस इन एम एस एक्सेल। एम एस एक्सेल में जो दो चार्ट्स के नाम लिखें जो यूज होते हैं। तो स्टूडेंट, चार्ट हम यूज क्यों करते हैं? चार्ट आर यूज टू रिप्रेजेंट डेटा इन विजुअल फॉर्मेट। जब हमने अपने एम एस एक्सेल के अंदर विजुअल फॉर्मेट में डाटा को रिप्रेजेंट करना होता है, यानी किसी डायग्राम की शेप में या पिक्चर की शेप में अपने डाटा को रिप्रेजेंट करना होता है, तो हम चार्ट्स यूज करते हैं। इससे हमें डाटा की बहुत अच्छे तरीके से अंडरस्टैंडिंग हो जाती है। जो डिफरेंट चार्ट्स नेम है वो हमारे पास कौन से हैं? कॉलम चार्ट है, देखें कॉलम की शेप में होता है। पाई चार्ट है जो पाई की शेप में होता है। उसके बाद हमारे पास लाइन चार्ट है जो कि लाइंस की शेप में होता है। बार चार्ट है जो कि बार्स की शेप में होता है। ये डिफरेंट चार्ट्स हमें अवेलेबल हैं। हम अपने प्रेजेंटेशन के लिहाज से चार्ट सेलेक्ट कर कर हम विजुअल फॉर्मेट में अपनी प्रेजेंटेशन को कन्वर्ट कर लेते हैं एमएस एक्सेल में। नेक्स्ट है, व्हाट इज मर्ज सेल। मर्ज सेल क्या होता है? मर्ज एंड सेंटर ऑप्शन। मर्ज मल्टीपल सेल इनटू वन एंड अलाइन डाटा इन सेंटर। हमारे पास एक मर्ज और सेंटर की ऑप्शन हमारे पास मौजूद होती है एक्सेल के अंदर, जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं मर्ज एंड सेंटर। जब हम मर्ज एंड सेंटर करते हैं तो हमारा एक्सेल जो सेल्स होते हैं उनको मर्ज कर देता है और हमारे डाटा को सेंटर में अलाइन कर देता है। अक्सर हम मर्ज सेल की ऑप्शंस को यूज़ करते हैं टाइटल्स के लिए और हेडिंग्स के लिए, ताकि हमें अपने टाइटल्स और हेडिंग्स जो हैं बहुत अच्छे तरीके से नजर आए। जैसे आप यहाँ पर डायग्राम में देख सकते हैं कि मेरे पास, मैंने यहाँ पे एक हेडिंग लिखी हुई है गवर्नमेंट कॉलेज फैसलाबाद। और मैं चाहती हूँ कि ये जो हेडिंग है ये तीनों सेल्स में मर्ज, ये पूरे सेल्स में नजर आए। जो थ्री कॉलम्स हैं उनके दरमियान में नजर आए, तो मैं इन तीनों सेल्स को सिलेक्ट कर लूंगी और मर्ज और सेंटर की ऑप्शन पे क्लिक करूंगी। तो देखें जैसे ही मैंने मर्ज एंड सेंटर की ऑप्शन में क्लिक किया तो मेरे ये तीनों सेल्स आपस में मर्ज हो गए। पहले देखें यहाँ पे एक दो तीन सेल थे, लेकिन अब यहाँ पर ये वाला जो सेल का पोर्शन है वो मैंने मर्ज कर दिया, तो यहाँ पे आपको एक ही सेल नजर आ रहा है। तो इसे हम कहते हैं मर्ज एंड सेंटर, के मैंने तीनों सेल्स को मर्ज कर दिया और जो मेरा डाटा था वो मुझे सेंटर पे नजर आ रहा है। तो हेडिंग्स और टाइटल्स के लिए हम मर्ज और सेंटर की ऑप्शन को यूज करते हैं। फिर है, व्हाट इज द यूज ऑफ वैल्यूज एंड लेबल इन एम एस एक्सेल। एम एस एक्सेल के अंदर वैल्यूज और लेबल्स हम क्यों यूज करते हैं? जैसे आप यहाँ डायग्राम में देख रहे हैं कि मैंने यहाँ पर दो कॉलम बनाए हुए हैं। इन कॉलम्स को डिफाइन करने के लिए कि इस कॉलम में क्या चीज़ आएगी और इस कॉलम में कौन सा डाटा आएगा, मैंने लेबल्स डिफाइन किए हुए हैं। तो लेबल्स जो होते हैं वो एक टैक्स एंट्री होती है जो कि हम अपने कॉलम्स को डिफाइन करने के लिए यूज करते हैं। जैसे यहाँ पे ग्रोस सैलरी का कॉलम है तो यहाँ पे ग्रोस सैलरी आएगी, यहाँ पे बोनस का कॉलम है तो यहाँ पे बोनस आएगा। वैल्यूज क्या होती हैं? वो नंबर्स जो हम इन सेल्स में एंटर करेंगे वो वैल्यूज होती हैं। वो नंबर्स भी हो सकते हैं, डेट भी हो सकती है, कोई फार्मूला या फार्मूला रिजल्ट भी हो सकता है। तो लेबल टेक्स्ट एंट्री होती है जो कि हम हमेशा अपने डाटा को रीडेबल फॉर्म में करने के लिए यूज करते हैं। और जो हमारी वैल्यूज होती हैं वो सेल के अंदर कोई नंबर, डेट, फार्मूला पे मुश्तमिल हो सकती हैं। व्हाट इज नेस्टेड फंक्शन? फंक्शन विद इन अ फंक्शन इज कॉल्ड नेस्टेड फंक्शन। एक फंक्शन के अंदर जब हम दूसरा फंक्शन यूज करते हैं इसको हम नेस्टेड फंक्शन यूज करते हैं। तो याद रखिएगा, जब हम एक फंक्शन के अंदर दूसरा फंक्शन यूज करते हैं तो सबसे पहले आउटर फंक्शन एग्जीक्यूट होगा और उसके बाद इनर फंक्शन एग्जीक्यूट होगा। तो अब देखें कि अब यानी कि अब मैं यहाँ पे पढ़ती हूँ, फंक्शन विद इन अ फंक्शन। फंक्शन विद इन अ फंक्शन, एक फंक्शन जो होता है एक फंक्शन के अंदर, इसे हम नेस्टेड फंक्शन कहते हैं। इस केस में इनर फंक्शन इज एग्जीक्यूटेड बिफोर। जो इनर फंक्शन है वो सबसे पहले एग्जीक्यूट होगा और बिफोर द आउटर फंक्शन, आउटर फंक्शन से पहले। तो यानी कि इनर फंक्शन जो है वो पहले एग्जीक्यूट होगा और आउटर फंक्शन जो है वो बाद में एग्जीक्यूट होगा एक्सेल के अंदर। अब हम इसको एग्जाम्पल के तौर पे समझते हैं कि किस तरह ये फंक्शन एग्जीक्यूट होते हैं। तो देखें, इफ मैंने एक फंक्शन लगाया इक्वल इफ एवरेज, एवरेज का फंक्शन लगाया और फिर मैंने यहाँ पे लिखा E A2 A5 ग्रेटर देन 50 कोमा सम। मैंने यहाँ पे एक सम का फंक्शन यूज किया है और एक एवरेज का फंक्शन यूज किया है। दिस इज कॉल्ड फंक्शन विद इन अ फंक्शन या नेस्टेड फंक्शन। इसको हम नेस्टेड फंक्शन कहते हैं। अब यहाँ पे क्या होगा स्टूडेंट, यहाँ पे सबसे पहले एवरेज फंक्शन जो है वो एग्जीक्यूट होगा। अब देखें यहाँ पे मैंने कहा है कि एवरेज कर दो A2 A5 सेल्स का। देखें यहाँ पे A2 से A5 सेल्स का एवरेज हुआ कैलकुलेट। अगर ये एवरेज 50 से ग्रेटर है तो फिर क्या होगा, फिर सम का फंक्शन एग्जीक्यूट होगा। सम के अगर ये इन इन सेल्स का एवरेज 50 से ग्रेटर हुआ तो सम कर दो B2 से लेके B5 तक के
सेल्स को, तो फिर हमारे पास जो आंसर आया वो 58 आया, क्योंकि इन सेल का एवरेज 50 से ज़्यादा था। तो ये हमारा ट्रू हो गया। तो जब ये ट्रू हुआ तो हमारा सम वाला जो फंक्शन है वो एग्जीक्यूट हो जाएगा। और अगर हमारा एवरेज फंक्शन जो है वो फॉल्स हो जाता तो फिर यहाँ पर ज़ीरो की वैल्यू हमें डिस्प्ले हो जाती, क्योंकि अगर ये एवरेज ट्रू होता है तो सम वाला फंक्शन एग्जीक्यूट होगा। अगर एवरेज फॉल्स हो जाता है यानी ग्रेटर नहीं मिलता 50 से, तो जीरो की वैल्यू डिस्प्ले हो जाएगी। तो इस तरह के फंक्शंस को हम लोग नेस्टेड फंक्शन कहते हैं। एक बात स्टूडेंट जरूर याद रखिएगा, नेस्टेड फंक्शन में इनर फंक्शन जो है वो बिफोर द आउटर फंक्शन एग्जीक्यूट होगा। वट इज 3D शीट? 3D शीट क्या होती है? मॉडर्न वर्कशीट इज कॉल्ड 3D शीट। आजकल जितनी भी हमारे पास एक्सेल के अंदर वर्कशीट्स आती हैं वो 3D शीट कहलाती हैं। 3D sheet is like a pad of worksheet. Data of worksheet can be used in calculation of another worksheet of same or different workbooks. याद रखिएगा 3D वर्कशीट की करेक्टरिस्टिक यही होती है कि एक वर्कशीट का डाटा हम दूसरी वर्कशीट के डाटा के साथ यूज कर सकते हैं, या एक वर्कबुक का डाटा दूसरी वर्कबुक के साथ यूज कर सकते हैं। इसको, इस फैसिलिटी को, इस करेक्टरिस्टिक को हम 3D शीट कहते हैं। नेक्स्ट हम हमारा जो क्वेश्चन है वो है हाउ टू वर्कशीट कैन बी लिंक। दो वर्कशीट्स को हम कैसे लिंक कर सकते हैं? स्टूडेंट याद रखिएगा 3D की वजह से ही हमारे पास ये करेक्टरिस्टिक्स आती है कि हम टू वर्कशीट को लिंक कर सकते हैं। लिंक का क्या मतलब होता है? द टू वर्कशीट आर लिंक्ड व्हेन अ सेल ऑफ वन वर्कशीट रेफर टू अ सेल ऑफ अनदर वर्कशीट। हम टू वर्कशीट को लिंक का मतलब ये होता है कि एक वर्कशीट के सेल को दूसरी वर्कशीट के सेल को रेफर किया जाता है। मीन जब हम एक वर्कशीट के सेल में, यानी एक वर्कशीट के सेल में हम किसी दूसरे वर्कशीट के सेल की वैल्यू को मेंशन करते हैं तो इसको हम लिंक्ड वर्कशीट का नाम देते हैं। मैं इसको इजी वर्ड में आपको समझाती हूँ। फॉर एग्जांपल मेरे पास एक ये वर्कशीट है 220 डाटा की और एक वर्कशीट है सेल की। अगर अगर सेल वाली वर्कशीट में हमने 220 डाटा वाली वर्कशीट को कॉल कर लिया, यानी इसके डाटा को हम ऑटोमेटिकली इस वाली वर्कशीट पे ले आए, तो इसको हम कहते हैं लिंक्ड वर्कशीट। लिंक करना, और हम लिंक कैसे करते हैं? हम शीट का नाम लिखेंगे, एक्सक्लेमेटरी मार्क डालेंगे और सेल का एड्रेस डालेंगे जिस सेल को हम लिंक करना चाहते हैं, और जिस शीट को हम लिंक करना चाहते हैं उस शीट का हम नाम लिखेंगे। जैसे यहाँ पर अगर आप देखें, हमारे पास ये सेल्स की एक शीट है और मैं चाहती हूँ इस सेल्स के जो A2 वाला जो सेल है इसके अंदर जो हमारे पास ये जो वर्कशीट है, एक 220 डाटा के नाम से एक वर्कशीट है, इसका जो A1 वाला सेल है वो इसके अंदर उसका डाटा आ जाए। तो मैं इसके लिए क्या करूँगी कि हम पहले इक्वल का साइन डालूंगी इस शीट पे, क्योंकि मैंने यहाँ पर इस शीट को कॉल करना है, यानी इस शीट को मैंने इस शीट पे कॉल करना है। तो इसलिए मैं यहाँ पर इक्वल डाल के जो ये वाली शीट है, जो ये वाली शीट है 220 डाटा के नाम की शीट है, उसका नाम लिखूंगी, एक्सक्लेमेटरी मार्क डालूंगी, और जो जिस सेल का डाटा मैं इस सेल के अंदर कॉल करना चाहती हूँ उस सेल का एड्रेस लिख दूंगी A1। यहाँ से इस सेल का एड्रेस मैंने A1 लिखा, तो जैसे ही मैंने एंटर प्रेस किया तो देखें यहाँ पे मुझे इस शीट का डाटा नजर आ रहा है 2024। तो ये हमारे पास होती है लिंक शीट। अब हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, राइट अ फार्मूला टू ऐड सेल A1 ऑफ शीट 1 एंड सेल A2 ऑफ शीट 2 इन एक्सेल। के अगर आप एक फार्मूला लिखें कि सेल A1 की शीट को शीट में हमने जो शीट 2 है उसके A2 के सेल को कैलकुलेट करना है। इसके लिए हमारे पास फार्मूला है इक्वल टू A1 प्लस शीट 2 एक्सक्लेमेटरी मार्क A2। हम इसको देखते हैं कि जैसे हमारे पास ये डायग्राम, आप डायग्राम देख रहे हैं, यहाँ पर हमारे पास जो शीट है इसमें हम चाहते हैं कि हमारे पास A1 का जो कॉलम है, ये A1 का जो सेल है इसके साथ जो शीट 2 है इस इसके A2 का सेल का डाटा प्लस हो जाए। तो देखें यहाँ पे मैं क्या करूँगी, सिलेक्ट करूँगी और मैंने लिखा A1। A1 जो है वो इसी शीट को रेफर कर रहा है, A1 प्लस शीट 2। इस शीट का नाम है शीट 2 एक्सक्लेमेटरी मार्क, और इस शीट का जो सेल है वो है A2 हमें कहा गया है। देखें A2 ऑफ शीट 2, A2 सेल एड्रेस शीट 2 का। तो हम यहाँ पे लिखेंगे शीट 2 एक्सक्लेमेटरी मार्क A2, एंटर प्रेस कर दूंगी तो देखें जो शीट 2 का A2 सेल था इसमें 21 था, वो प्लस हो गया A1 के साथ, 4 के साथ, तो हमारे पास आंसर आया 21।
तो इस तरह हम एक सेल के एक दूसरी शीट के सेल के डाटा को हमने किसी और शीट के साथ जो है वो प्लस कर दिया। तो दिस इज कॉल्ड लिंक्ड शीट, और हम इस तरह इसको लिंक्ड कर सकते हैं। याद रखिएगा, लिंक्ड करने का तरीका क्या है, हम उस शीट का नाम लिखेंगे, एक्सक्लेमेटरी मार्क डालेंगे और वो सेल का नाम लिखेंगे जिसको हम लिंक करना चाहते हैं। नेक्स्ट है, व्हाट डू यू मीन बाय रैप टेक्स्ट। रैप टेक्स्ट क्या होता है, इसका क्या मतलब है। इन एक्सेल रैप टेक्स्ट it display full content of the cell by automatically wrapping the text within the cell boundary। ऑटोमेटिकली वो हमारे टेक्स्ट को रैप कर देता है। इससे क्या होता है कि इससे हमारा कंटेंट जो होता है हमें सही तरह से विजिबल हो जाता है, नजर आता है। कैसे, जैसे यहाँ पे अगर आप देखें कि मैंने यहाँ पे एक लिखा हुआ है योर नेम इज अली, लेकिन वो मुझे पूरा नजर नहीं आ रहा। तो मैं जैसे ही रैप टेक्स्ट पे क्लिक करूंगी तो देखें, जब मैंने रैप टेक्स्ट किया तो आप देखें अब मुझे पूरा नजर आ रहा है योर नेम इज अली। अब मुझे अपने सेल का पूरा कंटेंट नजर आया, क्योंकि जैसे ही मैंने रैप टेक्स्ट पे क्लिक किया तो मेरा टेक्स्ट ऑटोमेटिकली रैप हो गया उस सेल के अंदर, यानी उस सेल में अब वो पूरा रैप हो चुका है। उसकी जो एक्सेल है वो ऑटोमेटिकली सेल की हाइट और बाउंड्री को एडजस्ट कर देता है। सेल के लिहाज, सेल के अंदर जितने भी मैंने करेक्टर्स ऐड किए होंगे या जो भी लिख डाटा मैंने एंटर किया होगा उसके लिहाज से उसको वो सेट कर देता है। तो इसको हम रैप टेक्स्ट का नाम देते हैं। तो स्टूडेंट, ये तो था हमारा लेक्चर। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे हमारे कस्टम फॉर्मेट्स को, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने पार्ट 3 के अंदर जो है एक्सेल के कस्टम फॉर्मेट्स को डिस्कस किया है। तो अगर आज के लेक्चर में आपको कोई मुश्किल लगती है तो मुझे ज़रूर आप पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स के अंदर। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस लेक्चर। इन क्वेश्चंस को बहुत अच्छे तरीके से याद कीजिएगा। एक्सेल के क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं एग्जाम्स के लिए भी, और आगे अगर आपने जॉब के लिए अप्लाई करना है वहाँ वहाँ